क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.1 के क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट और क्वेश्चन 2 कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब पहले इन इक्वेशंस को पढ़ के इन लैंग्वेज को पढ़ के, इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के पहले बनानी है लीनियर इक्वेशन का पेयर और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व भी करनी है। ठीक, जैसे कि हमने ये मतलब सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप देख सकते हैं पहले वाली वीडियो में। तो अब हमको पहले इक्वेशन को लैंग्वेज को पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सोल्व करनी है। दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी कभी नहीं भी आता कि वहाँ नाम लिखा हुआ है स्पेशल कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है या आगे आएगा एलिमिनेशन मेथड उससे करनी है। तो वो फिर आपकी इच्छा होगी कि आप क्वेश्चन को रीड करके उसकी पहले तो इक्वेशन बना लें और इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको आप चाहे जिस मेथड से सोल्व कर दो, जो मेथड आपको ईजी लगता हो या आता हो करना, उससे आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम इन 6 के 6 क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, इस वजह से। लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती, चाहे जैसे मर्जी इसको आप सोल्व करें। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़कर इक्वेशन सोल्व करनी है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26। तो हमारे पास 2 नंबर हैं। लेट लार्जेस्ट नंबर बी x and smallest number बी y। 2 नंबर है ना हमारे पास, तो जो लार्जर वाला है, जो बड़े वाला है, उसको हमने f मान लिया, जो छोटा है उसको हमने y मान लिया। अब कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ देम, दो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोथ डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 26। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। मतलब लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 26। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लार्जेस्ट नंबर में से ही स्मॉल घटाना है आपको, मैथ करना है। मतलब लार्जेस्ट नंबर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तभी तो 26 आएगा। सेकेंड कंडीशन, तो ये तो बन गया हमारे पास पहली इक्वेशन। एंड नाउ रीड द सेकेंड कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन इज 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। जो पहला नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है। मतलब जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, भाई लार्जेस्ट तो होगा ना 3 गुना छोटे वाले का। सेकंड कंडीशन, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम स्मॉलेस्ट नंबर। उल्टा मत कर देना कि स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम लार्जेस्ट नंबर। जो लार्जेस्ट है वो स्मॉलेस्ट का ही तो 3 गुना होगा। लार्जेस्ट कौन है यहाँ पर? x, और 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पर? y। तो x इज इक्वल टू 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी है, इक्वेशन सेकंड भी है। तो बताओ बहुत ध्यान से देखकर कैसे इसको सोल्व करें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड में? किसी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरे में रख देते हैं। तो ये तो पहले निकल चुकी ना x की वैल्यू 3y, ये उठा के पुट कर दो फर्स्ट में। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो x की जगह क्या रख रहे हैं? 3y। तो ये इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गई अब? 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट। तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू 26। 2 गया अपॉन में, तो 26 अपॉन 2 मतलब y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये कहाँ पुट करोगे? सेकंड में।
सो पुट इन सेकेंड x इज इक्वल टू 3 y की जगह 13, सो x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है यही हमारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 39। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 39 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 13। और वर्ड प्रॉब्लम की एक खास बात होती है कि हम क्वेश्चन को यहीं कहीं चेक कर सकते हैं, हमको पीछे आंसर शीट में जाने की जरूरत नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर 26, तो चेक करो कि क्या दोनों का डिफरेंस 26 है, 39 का और 13 का डिफरेंस हाँ 26 है। क्या लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट का 3 गुना है? क्या जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट वाले का 3 टाइम्स है? 13 3 या 39। तो हाँ दोनों बातें वैलिड हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन का आंसर सही है, समझ में भी आ गया होगा। तो तुरंत नोट करो इसको और फिर देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ देख सकते हैं आप, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, ये पढ़ा होगा आपने पहले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो एंड सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैम। जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनमें जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, बड़ा एंगल छोटे वाले से 18 एक्सीड्स कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी हैं। लेट 2 सप्लीमेंट्री कहे, कॉम्प्लीमेंट्री कहे इसने, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। दोनों एंगल हमने मान लिए। तो क्योंकि पहली बात तो यही हो गई ना, जब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, बिकॉज सिंस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है, देयरफॉर इसको बोलते हैं सिंस, इसको बोलते हैं देयरफॉर। तो इनका सम कितना होगा, x + y = 180। भाई सप्लीमेंट्री एंगल उन्हीं को तो बोलते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था तो x + y होता 90 डिग्री, बट ही से दैट 2x + y सप्लीमेंट्री देन x + y = 180 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन से हमने बनाई पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि जो ये 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं इनमें जो बड़े वाला है, द लार्जर एंगल 18 डिग्री एक्सीड्स बाई स्मॉलर एंगल। तो अगेन लार्जर एंगल क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज लिख देते हैं ना, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, बढ़ोतरी होना। तो लार्जर कौन है, x। हमने कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि लार्जर कौन सा है, मतलब किसी को लार्जर मानना पड़ेगा ना, तो हमने इसको मान लिया। लार्जर एंगल x = स्मॉलेस्ट वाले से 18 डिग्री ज़्यादा, x = y + 18। बड़े वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक, अब देखो आपके सामने बन गई 2 इक्वेशन, सोल्व करनी है सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो एक से वैल्यू निकल गई, अपने आप ही निकल गई ऑटोमेटिक, एक्स की वैल्यू आ गई, पुट कर दो फर्स्ट में। द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह क्या रख रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं y + 18 + y = 180 डिग्री। तो फर्स्ट में जहाँ x था वहाँ क्या आ गया, y + 18 + y = 180, y + y 2y डिग्री, 18 गया उधर माइनस में, तो 180 डिग्री - 18 डिग्री। तो 2y = कितना बचेगा, ये 170 और 8 हो गए तो 162, 162 डिग्री
सो वाई डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री अपॉन 2, डिवाइड करो तो 81, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। द वैल्यू ऑफ y, अब तो ऐसे निकालना पड़ेगा ना, द वैल्यू ऑफ y डिग्री पुट इन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, सेकेंड में। सो x इज इक्वल टू y की जगह क्या कर दिया हमने 81 प्लस कितना साथ में 18, सो x इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो बोथ एंगल आ गए 99 एंड 81। सो बोथ एंगल्स आर, ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ मैं। सो बोथ एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। आंसर हम यही चेक कर सकते हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है? हाँ, क्योंकि दोनों को जोड़ लो 180 आएगा, सप्लीमेंट्री है। दूसरा, जो बड़े वाला है वो छोटे, जो बड़े वाला है ठीक है, वो छोटे वाले से 18 प्लस है, बड़े वाला छोटे वाले में 18 प्लस करके आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको तुरंत और फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के पर्पज से थोड़े बड़े क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को लेकर क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैसे करेंगे इस बार ध्यान से। तो देखते हैं थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो बाय कर रहा है 7 बल्ले और 6 बॉल, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 4 रुपीज़ 3800 रुपये में 7 बल्ले ले रहा है और 6 बॉल। लेटर, और बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल, और फिर बाद में उसने कभी खरीदे 3 बैट्स एंड 5 बॉल, 4 रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ऑन ईच बॉल। तो लेट द cost of one ball and one bat is rupees X and rupees Y. Let the cost of one bat कितना माना हमने, X रुपीज़ का है, और वन बॉल Y रुपीज़ की है। Let the cost of one ball and one bat rupees X and rupees Y. So according to the first condition, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। कॉस्ट ऑफ 7 बॉल्स एंड 6 बॉल, 7 बैट्स, 7 बैट्स ठीक है, एंड 6 बॉल इज रुपीज़ 3800। समझ में आया? द कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल इज रुपीज़ 3800। तो इसको बनाओ इक्वेशन की फॉर्म में। जब 1 ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा कर दो, पहले बैट को ले लेते हैं क्योंकि पहले बैट है, 1 बैट, और फिर ले लेते हैं बॉल को। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया हुआ है ना वैसे लिख लेते हैं। पहले जिक्र बैट का किया हुआ है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो बैट को पहले लेते हैं, बॉल को बाद में। वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन तरीका है थोड़ा करने का। तो 1 बैट की कॉस्ट X रुपीज़ है, 1 बॉल की कॉस्ट Y रुपीज़ है। तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? जब एक बैट की X है तो 7 बैट की होगी 7 × X। जब एक बैट X रुपये का है तो 7 होंगे 7 टाइम्स ऑफ X के। ऐसे ही बॉल, 1 बॉल Y रुपये की है तो 6 बॉल होंगी 6 Y रुपीज़ की, इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो यहाँ से बनती है पहली इक्वेशन क्या, 7x + 6y 3800, ये हो गई फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन इज क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ, सेकंड कंडीशन में है कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 balls, 3 bats and 5 balls is rupees 1750। 3 bats and 5 balls, ये होगी थी मेरे पास कौन सी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या रहा है कि 3 bats and 5 ball, 3 bats और 5 ball। तो द कॉस्ट ऑफ 1 ball is X, देन द कॉस्ट ऑफ 3 bats is 3 × X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 ball है Y,
देन कोस्ट ऑफ 5 बॉन 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1750। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो ये हमने बना दी दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन। अभी हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों कंडीशन को हमने रीड किया अच्छे से और उनको लिखा और उनको इक्वेशन की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इन इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से सोल्व करेंगे। वैल्यू आ जाएगी x की और y की। ठीक, सोल्व करने का तरीका पता ही है पुराने वाला, किसी भी इक्वेशन को लो जो इजी लगे। मैं लेता हूँ फिलहाल सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन, बहुत ध्यान देखना क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी बीच में। सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस के 5y, 5 आगे उधर भेज दिया माइनस में। ठीक है, 3 को ले जाओ अपॉन में 1750 माइनस के 5y अपॉन 3, और इसको हमने क्या नाम दिया, थर्ड। एंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x कहाँ पुट कर रहे हैं, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, ये तो करते भाई अब तक हम। 7x, देखो ध्यान से, 7x प्लस 6y 3800। x की जगह x की वैल्यू रख दी। अब तो सोल्व करना है, बड़े ध्यान सोल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करो, 7 की 0 में 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 हो गया, 7 119 3 122, 7 5 जा 35y अपॉन में कितना है 3 प्लस के 6y एंड 3800। 3 इसका एलसीएम ले लो नीचे इस बार, 3 एलसीएम आ गया तो 12250 माइनस के 35y, 3 से 18y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो 12250 18y और ये है माइनस के 35y, तो माइनस के 17y, ये तो ऊपर का हो गया ना, और जो अपोन में है ये जाएगा उधर माइनस में, सॉरी मल्टीप्लाई में। 3 इंटू 3800, देखो क्या किया, ये लिख दिया, इसमें से किया इसको माइनस, तो ये बचा 3 अपोन में था, उधर गया मल्टीप्लाई में, तो 12250 माइनस के 70y, 0 और 0 40 दिया, कितने हो गए 120, और 6 घटाओ तो 114, तो 17y इसको उधर भेज देते हैं, तो 12250 माइनस के 11400, और करो माइनस, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गए 5, 122 में 14 गए तो 850, तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 पंजे 85, तो y इज इक्वल टू 50। तो ये y की वैल्यू 50 आ गई। कुछ नहीं है, तरीका वही है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी थी, बस बहुत ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। अब द वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड में बोल दो, x इज इक्वल टू 7050 माइनस के 5y अपॉन 3, तो 1750 माइनस के 25, 250 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 750 माइनस 250, कितने हो गए 1500 अपॉन 3, कितना बचा 500, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 500 मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड y इज इक्वल टू 50 मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो यहाँ लिख देते हैं आंसर, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50। ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया। तो पहले लैंग्वेज को पढ़कर बनाई हमने इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पहले, इक्वेशन सेकंड ली, जो तरीका है वही तरीका है, कोई खास नहीं किया। उससे एक्स वैल्यू फाइंड करी, एक्स वैल्यू जो आई वो पुट की हमने फर्स्ट में, और उससे वैल्यू फाइंड की पहले हमने किसकी, वाई की वैल्यू हमने पहले की तरह इक्वेशन थ्रम लगा रखी और एक्स की वैल्यू फाइंड करी। जो एक्स की वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ 1 बैट है, जो वाई की वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है। तो समझ में आ गया होगा।
नोट करो तुरंत, फिर देखते हैं नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी consists of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For distance 10 km, the charge pays rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge pays rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक, थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी समझने की है। तो और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता भी है, कई बार आ चुका है बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको हर सैम्पल पेपर में हर कई बार प्री बोर्ड वगैरह में स्कूल्स में आ भी जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं एक, ठीक। और लैंग्वेज को समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि इसको लैंग्वेज को बहुत ईजीली समझ सकें। उसके बाद इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर, साथ में विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या है बात का, सुनते हैं ध्यान से सुनो। मतलब कुछ नहीं है, ये है कि अगर हमने कोई टैक्सी ली, हमने कहा हम बाजार जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हमने टैक्सी ली, हमने टैक्सी वाले को रोका और टैक्सी वाले से पूछा कि भैया आपका क्या मतलब क्या सिस्टम है आपका, किस तरह का चार्ज लेते हो आप, पर किलोमीटर लेते हो, कैसे लेते हो। उसने कहा कि जी मेरा फिक्स चार्ज है 10 रुपीज़। आपने मुझे रोका, मतलब आपने मुझे रोक लिया है, और अगर आप मेरी टैक्सी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो 10 रुपये तो मेरी फिक्स है। 10 तो में थोड़ा बढ़ाते हैं, 10 तो बहुत कम हो गया आजकल, रिक्शा वाले भी लेते। 100 रुपये तो मान लो फिक्स है उसके, 100 तो वो लेगा ही लेगा, फिक्स है। टैक्सी बुक की है आपने, 100 रुपये तो देने ही देने हैं, जाओ ना जाओ। उसके बाद उसका पर किलोमीटर का चार्ज अलग है, पर किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज अलग है। सपोज वो चार्ज है मान लीजिएगा 25 रुपीज़ पर किलोमीटर, 25 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो एक शहर में एक टैक्सी को बुक करने का जो किराया है, जो चार्ज है, वो इस तरह से है। 2 चार्ज है, एक तो फिक्स्ड है, जो होना ही होना है, आपने टैक्सी बुक की 100 रुपये आपको देने ही है, एंड उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज 25 रुपीज़ है। ये कह रहा है वो क्वेश्चन में कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। तो क्या मान लेते हैं पहले, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, एंड जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज है ₹Y, हमने मान लिया। एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर बी ₹Y, पर किलोमीटर चार्ज हमने कितना मान लिया, X। तो फिर पढ़ते हैं द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स्ड चार्ज भी है, डिस्टेंस कवर्ड कितना कर रहे हैं पर किलोमीटर, वो चार्ज भी है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर ₹Y। फिक्स्ड चार्ज X है, पर किलोमीटर का Y है। अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। फर्स्ट कंडीशन, तो जो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज पेड, कितना चार्ज पेड हुआ है, इज ₹105। चार्ज पेड इज ₹105 फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज कितना पेड हुआ है, 105। तो सुनो बहुत ध्यान से, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, एक आदमी 10 किलोमीटर गया है तो उसने किस तरह दिया होगा, देखो X रुपये तो उसने दिए ही होंगे, वो तो फिक्स चार्ज है, और 10 किलोमीटर वो गया है, और Y किलोमीटर के हिसाब से 10 × Y इज इक्वल टू ज़्यादा दिया उसने 105, यही तो दिया होगा ना। अरे सोचो, समझो ध्यान से, जब आपने टैक्सी बुक की थी तो 100 रुपये फिक्स चार्ज था, 25 रुपीज़ पर किलोमीटर का भी चार्ज था। अगर सपोज करो आप जा रहे हो मान लो 5 किलोमीटर दूर, तो आप कितना पे करोगे बताना सोच के। अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है इस रेट से, तो 100 तो आपको देने ही है ना, क्योंकि टैक्सी आपने बुक की है, और 5 किलोमीटर इस रेट के हिसाब से दोगे आप, 5 × 25। ठीक है, यही कह रहा है ना, डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर, आपने टैक्सी बुक की तो X तो आपको देना ही है,
और y किलोमीटर आप y किलोमीटर के हिसाब से y रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप 10 किलोमीटर गए हो, 10 किलोमीटर गए हो तो 10 y आप वो भी दोगे। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये बन गई हमारे पास पहले इक्वेशन। अब एक कंडीशन और पढ़ेंगे एंड वी राइट सेकेंड कंडीशन एंड फॉर्म सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड कंडीशन, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस 15 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस 15 किलोमीटर, चार्ज पेड कितना है इस बार, चार्ज पेड ₹155। जब हम 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो चार्ज कितना देना पड़ रहा है मेरे को, 155 रुपीज़। तो किस तरह बना होगा, x रुपीज़ एक तो, और 15 किलोमीटर गए हैं y किलोमीटर के हिसाब से इज इक्वल टू कितना हो गया, 155। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन बन गई x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो नाउ वी हैव टू बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड नाउ द सोल्व बोथ इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सोल्व करो इनको। सोल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, सोल्व करने के लिए क्या करते हैं पहले तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को लिया मैंने x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसको उधर भेज दे देंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, ये कितना होगी थर्ड। एंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू फर्स्ट में जाकर रख दो, तो 155 माइनस के 15y प्लस के 10y इज इक्वल टू 105। तो 155, 10 में से 15 गए तो माइनस के 5y बराबर 105। 155 को उधर ले जाओ, माइनस करो तो कितना बचेगा उधर, माइनस के 50। तो y इज इक्वल टू -50 अपॉन माइनस के 5, तो y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई। पुट करो थर्ड में, पुट इन थर्ड, तो x इज इक्वल टू 150y माइनस 15 गुणा 10, तो s इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो s इज इक्वल टू 5। तो s की वैल्यू 5, मतलब फिक्स्ड चार्ज तो है 5 रुपीज़। सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x, मतलब ₹5। एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर, चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। तो जो डिस्टेंस है कितना है वो, सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फिक्स चार्ज एंड ₹10 पर किलोमीटर का चार्ज। आगे भी कह रहा है कुछ, हाउ मच डज ए पर्सन हु पे हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा, पे फॉर 25 किलोमीटर, पे फॉर 25 किलोमीटर। अगर आप 25 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको कितना पे करना होगा, 5 तो आपको देने ही है ना, फिक्स है। और 10 रुपीज़ के हिसाब से 25 किलोमीटर गए हो तो वो भी देना पड़ेगा आपको। तो 5 प्लस 25 10 250 इज इक्वल टू 255। तो आपको पेड करने होंगे ₹255। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको तुरंत और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर उसके बाद तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन आए, इस तरह की जो बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आपको मान लेना है लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे हम लोग, x/y। ऐसे ही मान सकते हैं कि लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देन द फ्रैक्शन बिकम्स इज इक्वल टू x/y। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन में क्या मान लिया x/y। नाउ फॉर द फर्स्ट कंडीशन, पहले क्या देखते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन क्या बन जा रही है, 9/11
इफ टू एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/10। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/10 व्हेन 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x + 2/y + 2 = 9/10, सॉरी 11। तो पहले फ्रैक्शन क्या थी x/y, फ्रैक्शन क्या थी पहले x/y, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हमने 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन गई 9/11। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 किधर कर देते हैं 11 × x + 2 एंड 9 × y + 2, तो 11x + 11 × 2 = 22, 9y + 18, तो 11x y वाला इधर ले आओ 18 - 22, तो 11x - 9y = -4, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सेकंड कंडीशन, इफ 3 एडेड टू बोथ x + 3 एंड y + 3, 3 ऐड करना है दोनों में, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, देन फ्रैक्शन बिकम 5/6, तो अभी बन जाती है 5/6। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, इसको और जो बनकर आएगी उसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × x + 3 = 5 × y + 3, करो 6 की x में 6x, 6 3 = 18, 5 की y में 5y, 5 3 = 15, तो 6x और इसको साथ साथ बना देते हैं इक्वेशन को, 18 को उधर भेज दो, 5y + 15 - 18, तो 6x = 5y - 3, ठीक है, और 6 गया अपोन में तो 5y - 3/6, तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से। इस बार हमने डायरेक्ट निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेते नहीं, ऐसा मत सोच रहा कि पहले फर्स्ट बनाते फिर सेकंड बनाते फिर सेकंड को फिर लिखते, तरीका से ये जो हम करते आए पहले से वो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली x की। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 11 × x की वैल्यू 5y - 3/6 माइनस के 9y = -4। 11 × x की वैल्यू 5y - 3, 11 × x की वैल्यू 5y - 3/6 माइनस के कितना 9y = -4। ठीक, इसका भी लेते हैं LCM। 11 5 = 55, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 = 33/6 माइनस 9y = -4, 6 आ गया LCM, तो 55y - 33, 6 9 = 44y = -4, 55 - 54, 55y में से 54y गए तो y -33/6 = -4, y -33, 6 गया मल्टीप्लाई में, 6 4 = 24, तो y = 33 - 24 = 9, तो वैल्यू ऑफ y = 9। इसको रखो सेकंड में, x फाइंड कर लो, पुट इन सेकंड, x = 5 × y की वैल्यू 9 - 3/6, तो 5 9 = 45 - 3/6, 45 - 3 42/6, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। सो करना क्या था हमको, फ्रैक्शन फाइंड करनी है क्वेश्चन में, और फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास x/y एंड द वैल्यू ऑफ x 7 एंड द वैल्यू ऑफ y 9, देन द फ्रैक्शन इज 7/9। तो फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन इज 7/9। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, फ्रैक्शन इज 7/9। ठीक है क्वेश्चन।
नोट करेंगे तुरंत और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बोलते हैं एज प्रॉब्लम। ये होते हैं एज प्रॉब्लम। ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था, जो एग्जाम्पल वाली वीडियो थी उसको देखने एक बार। आफ्ताब वाला क्वेश्चन था, आफ्ताब और डॉटर थी उसमें, इसमें जैकब और उसका सन है, ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये एज वाले भी आते हैं एग्जाम में सर। तो पहले लेवल को पढ़कर इक्वेशन बनानी है, फिर सोल्व करना है। ऐसा ही सिमिलरली क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल किए थे वहाँ भी किया था, आफ्ताब वाला। अब है जैकब, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, मतलब अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। अब से 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम हो जाएगी, ठीक है। 5 ईयर एगो, अब से 5 साल पहले जैकब्स एज, जैकब की जो एज है 7 टाइम्स दैट ऑफ द सन, 7 साल कम थी। वाट आर द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, दोनों की प्रेजेंट एज। लेट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी X ईयर्स एंड Y ईयर्स। जैकब की एज X ईयर्स है, उसके पुत्र की सन की एज Y ईयर है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन चलते हैं पहले। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आता है क्वेश्चन एग्जाम में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर हैंड्स, क्या कह रहा है, 5 ईयर्स हैंड्स, हैंड्स मतलब आगे 5 साल बाद। 5 ईयर हैंड्स, तो पहले 5 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, जितनी इनकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज है एक्स और वाई, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 y + 5। एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब, जैकब की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर। जो आदमी आज जितने साल का है उसकी एज अब से 5 साल बाद कितनी होगी, 5 प्लस कर देंगे ना उसमें। अगर आज कोई 20 साल का है तो उससे 5 साल बाद वो 25 साल का हो जाएगा। तो अगर जैकब प्रेजेंट में x ईयर का है तो उससे 5 साल बाद x + 5 का हो जाएगा। ऐसे ही एज ऑफ सन, और सन कितना हो जाएगा उसका, y + 5। समझ में आई ना बात। एज ऑफ जैकब x + 5, एज ऑफ सन y + 5, 5 साल बाद। और अब जो एज है जैकब की वो 3 टाइम कही क्वेश्चन में, 3 टाइम ऑफ हिज सन। एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ सन। एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ सन, 5 साल बाद। तो ये एक्स और वाई प्रेजेंट एज है, 5 ईयर हैंड्स की ये रही, और इस 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम हो जाएगी। तो एज ऑफ जैकब x + 5, 3 टाइम एज ऑफ सन मतलब कि y + 5। तो x + 5, 3y + 15, 5 को उधर ले जाओ, 3y को इधर ले जाओ, x - 3y इधर आ गया, 5 उधर ले जाओ, 15 - 5, तो x - 3y = 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। पहले कंडीशन पढ़ी हमने और बनाई फर्स्ट इक्वेशन। अब है आगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, अब से 5 साल पहले। चलो 5 साल पहले ये पहुंच जाते हैं सेकंड कंडीशन। एक काम करना, यहाँ पे प्रेजेंट लिख लेना, द प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये प्रेजेंट एज है आज की, फिलहाल की। अब बात चलती है 5 साल एगो की। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले एज ऑफ जैकब कितनी रही होगी, अब से 5 साल पहले। प्रेजेंट में कितना है वो x का, 5 साल पहले कितना रहेगा x - 5 का। जो आज 12 साल का है वो तो 5 साल पहले कितना था, 7 साल का था ना। 5 माइनस करके तो आएगा। एज ऑफ जैकब ये है, एंड एज ऑफ सन, जैकब के सन की एज भी 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी अब से, प्रेजेंट से। एंड नाउ अब कह रहा है कि एज ऑफ जैकब, अब जो है एज ऑफ जैकब, थोड़ा क्वेश्चन में 7 टाइम है एज ऑफ सन, 5 साल पहले की कंडीशन यही तो है। एज ऑफ जैकब 7 टाइम एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ जैकब 7 टाइम एज ऑफ हिज सन। और 5 साल पहले कितनी एज है जैकब की, x - 5, 7 टाइम एज ऑफ सन कितनी है, y - 5। सो x - 5 मल्टीप्लाई करो 7y - 35,
5 को भेज दो इधर, 7y माइनस के 35 प्लस 5, सो x इज इक्वल टू 7y 35 माइनस 5 30, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हमने इसकी वैल्यू यही निकाल ली पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है एंड सेकंड इक्वेशन भी है, दोनों को सोल्व करेंगे और सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x की और y की, वही होगी दोनों की एजेस। तो द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y, यहाँ पर x की जगह ये रख रहा हूँ 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। देखो ध्यान से, फर्स्ट में x की जगह क्या रखा 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक। 7 माइनस 3 4y माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 30 गया उधर प्लस में, तो 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो 4y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितनी हो गई 10, y की वैल्यू 10। पुट करो सेकंड में, x आ जाएगा, पुट इन सेकंड, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, x इज इक्वल टू 7y, y की जगह 10 रखा है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, सो x इज इक्वल टू 40। ये वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू होगी y की, दोनों वैल्यू आ गई, दोनों की एज भी आ गई। सो एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 ईयर एंड सिमिलरली एज ऑफ हिज सन y मीन 10 ईयर। ये क्वेश्चन के दोनों ही आंसर होंगे, ईयर है, ठीक है, ईयर्स। तो नोट कर लेंगे, इसको समझ भी आ गया होगा। और इन क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था आपको, पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यही चेक कर सकते हैं। हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। दिखाता हूँ करके। पहले क्या थी 5 साल बाद, जो आज प्रेजेंट में ये है, तो ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा 45 का, और ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा 15 का, 5 साल बाद। और अब देखो 5 साल बाद जैकब की एज, सन की एज की 3 टाइम्स है क्या 15 या 45, 3 टाइम है ना, ठीक है। 5 साल पहले, चलो 40 का है ये, 5 साल पहले रहा होगा 35 का, और ये 5 साल पहले रहा होगा 5 का। और अब देखो जैकब की एज उसके पुत्र की एज की 7 टाइम है नहीं, एज ऑफ जैकब 7 टाइम, 5 7 35, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के आंसर तो हम यहीं कहीं चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी आज ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, और इसको शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कोई अगर डाउट आया है तो, या फिर कैसा फील किया आपने, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 3.3 में हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। बाय बाय, ठीक है।